नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक बेहद गंभीर मसले पर चर्चा करने वाले हैं और वह है बाढ़ की स्थिति। और बाढ़ की स्थिति जब हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं कि मानसून जब से आया है इस वर्ष का, तब से कई राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब चंडीगढ़ का स्थान हो, और अब जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है, गंभीर मसला हो गया है, वह है देश की राजधानी, यानी कि देश की राजधानी, देश का दिल कहा जाने वाला जगह दिल्ली। और दिल्ली में बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इससे क्या-क्या अब मुद्दे उभर कर के सामने आएंगे, उन सभी पहलुओं को हम देखेंगे। और यह जो मुद्दा है, वह आपका जो पेपर है, वह पेपर 3 आ जाता है आपदा प्रबंधन का। ठीक है? आपदा प्रबंधन जब डिजास्टर मैनेजमेंट का सेगमेंट है, वहां से जाकर के यह जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इस पेपर को आपको, इस सब्जेक्ट को अच्छे से देखना है कि बाढ़ से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद दो और चीजों पर देखना होगा कि बाढ़ जब मान लीजिए कहीं आया, ठीक है, उसके बाद किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके अलावा ये बाढ़ यदि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ठीक है, और यदि शहरी क्षेत्र में आया, तब किस किस तरह की समस्याएं होगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आएगा तो इसका असर कृषि और कृषि से संबंधित कामों पर पड़ेगा। वहीं शहरी क्षेत्र में आएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है टर्शियरी सेक्टर के लोग हैं, सेवा क्षेत्र पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ये सब बातें हम करेंगे, बहुत डिटेल से देखेंगे। और दिल्ली में क्या हालात हैं अभी ताजा, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो स्टूडेंट दिल्ली में हैं, उनके लिए भी यह जरूरी सूचना होगा, क्योंकि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आप मुखर्जी नगर आकर के पढ़ते होंगे, या वे लोग जिनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो परिजन दूर दराज कहीं बैठे हैं, उनको ज़रूर फ़िक्र हो रहा होगा अपने बच्चों का कि दिल्ली में उनकी क्या स्थिति है। तो इन सब मुद्दों पर हम बात कर लेंगे ताकि सभी जो शंकाएँ हैं वह दूर हो जाए। चर्चा में कैसे आया? सबसे पहले मैंने कहा है कि मानसून जब से आया है और दिल्ली में लगातार 2-3 दिन काफ़ी बारिश हुई। हालाँकि अभी पिछले 2-3 दिन से बारिश बंद है, ठीक है? तो स्थिति थोड़ी-सी अभी कह सकते हैं कि नियंत्रण में है। यदि न्यूज़पेपर के कटिंग पे नज़र डालें तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो शहर बसा है वह यमुना नदी के किनारे है, या यूं कहे कि दिल्ली के बीचों बीच यमुना नदी बहती है। तो यमुना वाटर लेवल ब्रिजेस 60 इयर्स रिकॉर्ड, पिछले 60 साल का रिकॉर्ड यमुना के नदी का जलस्तर यह तोड़ दिया है। और केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इनका लेटर भी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 15-16 हजार लोगों को अभी तक वहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है पानी से बचा करके। यहाँ पर जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इनका कहना है, केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर, इनका कहना है कि 2-3 दिन में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मेट्रो लाइन यहाँ चल रही है, और मेट्रो के आसपास के जितने नीचे की जगह देखिए, ये जितने झुग्गी झोपड़ी हैं सभी जलमग्न हो गया है। पिलर देखिए मेट्रो का, लगभग यहाँ समझिए 5-6 मीटर की हाइट पे जो है यहाँ पर जल पहुंच चुका है। यहीं आप देखिए इस जगहों पर जो निचला इलाका है, ये यमुना का जो निचला इलाका है, सभी जगह अभी तक पानी पूरी तरह से भर चुका है। और स्थिति ये है कि शहरों में भी लगातार जो है रिहायशी इलाके हैं, वहां भी पानी का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता चल जा रहा है। आप देख चुके हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ, अगर जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, कामकाज करने वाले हैं, जॉब पे जा रहे हैं, और किस तरह से जो मेन रोड है, हाईवे है, वहां पानी पहुंच चुका है और स्थिति इससे बहुत विकराल होती चली जा रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 60 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। यमुना का जलस्तर जो है 208.13 मीटर हो गया है। अब इसमें और थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, 208.55 मीटर तक कहा जा रहा है कि अब बढ़ोतरी हो गया है। और यह 1963 के बाद से उच्चतम स्तर पर है, आप समझ लीजिए। ठीक है, यमुना के कुछ नाले जो आमतौर पर यमुना में गिरते हैं, जो भी कॉलोनी वगैरह होता है, वहां से जो कचरा है या पानी है, दूषित पानी, वह नाले के जरिए यमुना नदी पे आमतौर पर उसे गिराया जाता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन नालों में यमुना का पानी प्रवेश उल्टा कह रहा है, यानी कि उल्टा प्रवाह हो गया है। और इन नालों के वजह से अब
कॉलोनी में यमुना का पानी आ रहा है। तो इस तरह की समस्या हो गई। अब यहाँ ध्यान देना है, एक तो पानी आ गया, ऊपर से दूषित पानी आ जाएगा कॉलोनी में, तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बाढ़ अगर कहीं आ जाता है तो तरह तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो जाती है। और जब दूषित पानी नालों के थ्रू आ जाएगा घरों में, कॉलोनी में, तब जो है स्थिति और स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि बाढ़, अब ऐसा कह देना चाहिए कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कई इलाके हैं जहां पर, जैसे कि मठ बाजार है, यमुना बाजार है, गीता घाट है, मजनू का टीला और वजीराबाद वगैरह, यहाँ सब पर पानी भर चुका है। कई पानी के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वह भी बंद कर दिया गया है, 3 प्लांट बंद किया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का कहना है कि संभव है कि दिल्ली में 2-3 दिन पीने की पानी में कटौती हो सकती है, तकरीबन 25% तक की कटौती होगी और पीने की पानी की किल्लत रह सकती है, तो लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी उठाना पड़ सकता है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और जो रोड हैं, ये सभी मेन रोड हैं और वहां तक पानी किस तरह से भर गया है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक पत्र लिख रहे हैं और वह देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र के माध्यम से इस स्थिति को अवगत कराना चाह रहे हैं। हम इस पत्र को देख लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें की गई है। यह हवाला दे रहे हैं कि पानी का जो है जलस्तर वह 207.55 मीटर पहुंच गया है और यह 1978 की स्थिति के पार कर चुका है, तो इनका कहना है। और इन्होंने यह भी कहा है कि संभव है आने वाले समय में स्थिति और भी विकराल हो सकती है। एक बात के तरफ ये और ध्यान दिलाना चाह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का, कि यह है कि इस साल जो है दिल्ली में कुछ ही हफ्तों बाद G20 का शिखर वार्ता होने वाला है और दिल्ली में यदि इस तरह की आपदा की स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर संदेश जो है बाकी दुनिया के समक्ष अच्छा नहीं जाएगा, तो उसका भी प्रभाव बुरा पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने कुछ गुजारिश की है और गुजारिश क्या है कि हथनी कुंड, हम इस पर चर्चा करेंगे, हथनी कुंड बैराज जो है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। इनका कहना है कि देखिए पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जलस्तर बढ़ गया है, फिर भी बाढ़ आ गया है। इसका कारण क्या है कि दिल्ली का अपना पानी तो नहीं है, लेकिन जो पीछे से हथनी कुंड बैराज से पानी भेजा जा रहा है दिल्ली शहर में, तो उसको नियंत्रित किया जाए, उसको एक स्तर से कम पानी भेजा जाए ताकि वहां भी स्थिति सामान्य बनी रहे और दिल्ली में स्थिति विकराल ना हो, यहाँ पर हालात ना बिगड़े। यह कहा गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, देश के गृह मंत्री से यह निवेदन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हथनी कुंड बैराज, अब देखिए इस जगह पर हम डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यह चर्चा में आ गया है और यूपीएससी जो है इन सब चीजों पर नजर डाल सकती है। तो इस बैराज को, इस जगह को लेकर के भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और यह आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे तो पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, G20 का सम्मेलन होने वाला है कुछ दिनों बाद और दिल्ली में इस तरह की विकट स्थिति है, वह भी ऐसा नहीं कि 5 साल बाद है, 3 साल बाद है, पिछले 60 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है। कई जनरेशन जो आप कह सकते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी शायद ऐसा सिचुएशन दिल्ली में नहीं देखा होगा। तो इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर जो आयोग है उसकी नजर कहीं न कहीं इससे इर्द-गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। और जब स्थिति यहाँ पर देखे होंगे कि हिमालय से जिस तरह से वर्षा वहाँ से हो रहा है और हिमालय के जो तराई वाले राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ भी स्थिति बहुत विकराल होते जा रही है पहाड़ों में। तो इस सब चीज़ों को अगर आप समुच्चय के रूप में देखें तो आपदा प्रबंधन का जो सेगमेंट है वहाँ के लिए बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक यूपीएससी के लिए बाढ़ इस बार हो सकता है। ठीक है, बाढ़ हो सकता है, मानसून की स्थिति हो सकती है, कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें हो सकता है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़िए तो बहुत ही एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच में इसे पढ़ लीजिए ताकि यहाँ से कुछ भी प्रश्न उठता है तो आप उसका जवाब दे पाए। यही है हथनी कुंड बैराज, जिस पर हम डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए हथनी कुंड बैराज को देखते हैं। यह सबसे पहले देखना है इसके बारे में हमें कि यह किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो यह हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा के अलावा एक चीज आपको और देखना है, ये यमुनानगर जिला में पड़ता है। आजकल यूपीएससी छोटा छोटा फैक्ट पूछने लगी है, मैप आधारित प्रश्न भी हो सकता है, तो हरियाणा तो ध्यान में रखना ही है, साथ भी यमुनानगर जिला भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये यमुना नदी पर स्थित है,
तो 3 फैक्ट इससे जुड़े हैं। यदि हथनी कुंड बैराज से कोई भी प्रश्न बनता है तो ये हरियाणा राज्य में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा या इसका, और यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट बैराज बांध ये है। यहीं से पानी का सप्लाई दिल्ली की तरफ किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी हद तक हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। ये हमेशा ही होता आया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना है कि हथनी कुंड बैराज पर पानी को रोकने की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए अभी कुछ समय के लिए दिल्ली में पानी आता रहेगा और इस तरह की स्थिति दिल्ली में गंभीर होती रहेगी। हालांकि इन्होंने कहा है कि ऐसा संभव है कि एक दिन बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती नजर आएगी। पानी का जो स्तर है, जलस्तर, वह कम होता हुआ यमुना में नजर आएगा। अभी हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि जलस्तर जो है लगातार प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हिमाचल की ओर से कम पानी आ रहा है और लगभग एक दिन की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। हथनीकुंड बैराज से मंगलवार को देखिए पानी का जो ये देखिए मात्रा जरा 3.59 लाख क्यूसेक पानी, अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है पानी। बुधवार को भी इससे पहले 1.47 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में 36 से 72 घंटे का समय लगता है। इसीलिए मान लीजिए आज जो 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसका असर संभव है 2 दिन बाद देखने को मिले। तो आज जो दिल्ली में स्थिति है उसके बाद 2 दिन बाद संभव है स्थिति और थोड़ी सी विकट हो सकती है। यदि बारिश ना हो तो, यदि बारिश हो गया उसके बाद यह स्थिति कुछ और होगी, समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अब पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका असर दिल्ली के जल स्तर पर समय से दिखने लग जाएगा। आप स्थिति को देख रहे हैं, लोग किस तरह से जान माल को बचाने के लिए राहत कैंप की ओर पहुंच रहे हैं। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इसको जरा देखते हैं। 8-9 जुलाई को उत्तर भारत में हुई भारी बारिश के बाद से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति को आप यहाँ देख ही रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मुख्यमंत्री ने नदी के करीब के इलाके में रहने वाले लोगों से तुरंत अपने घर खाली करने का आग्रह किया है और जहां भी कैंप लगा है उस जगह पर जाने का इन्होंने अनुरोध भी किया है। अभी यहाँ पर समझिए कि जितने भी स्कूल हैं तत्काल बंद कर दिए गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, निजी कार्यालयों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप इस स्थिति को देखिए, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी जो है 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। बढ़ते हुए जलस्तर के कारण यमुना के आसपास की सड़कों पर पानी आ गया है। आपसे अनुरोध है कि इन रास्तों पे ना जाए, ठीक है, बेवजह घर से निकलने की बात ना करें। जिन आबादी वाले इलाकों में पानी भरा है वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, यानी कि राहत कैंप में ले जाया जा रहा है। वहां रहने वाले से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें, लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस आपातकाल स्थिति में एक दूसरे का हर संभव सहयोग करें। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का ये ट्वीट है जो लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। इस स्थिति को देखिए कि किस तरह से जो लोग निचले इलाके में खास करके रह रहे हैं, जो लोग स्लम एरिया में रहे हैं, उनकी स्थिति और भी दयनीय होती चली गई है। दिल्ली सरकार नदी के करीब रहने वाले करीब 41,000 लोगों को निकालने की प्रक्रिया में है। अब तक 16,500 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल लिया गया है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर घरों में पानी घुसता नजर आ रहा है, मंदिर यहाँ डूबे पड़े हैं और स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती नजर आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एक चीज मैं आपसे और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आप एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भी बताइए कि आप एनडीआरएफ के बारे में क्या विशेष जानते हैं, क्योंकि इस बार जो है आपदा की कई सारी समाचार आते रहा है, मुद्दा उभर के सामने आया है। यूपीएससी का नजर यहाँ पड़ सकता है एनडीआरएफ पर, ठीक है, और एनडीआरएफ से जो जुड़ता हुआ और संगठन होगा, एजेंसी होगा, उसे भी पढ़िए, क्योंकि संभव है यूपीएससी एनडीआरएफ ना पूछ करके बाकी चीजों के बारे में पूछ लें, ठीक है, तो आपकी जानकारी पूरी तरह से सही होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है ताकि लोगों को नियंत्रित किया जा सके, भीड़ इकट्ठा न हो, अफरा तफरी का माहौल न बने। यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से किन किन जगहों पे, तो वजीराबाद,
चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। तो जब ट्रीटमेंट प्लांट वाटर का बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी की जो पीने की पानी है उसकी किल्लत अगले 2-4 दिनों तक हो जाएगी। अब किस तरह की स्थिति है आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं। जिन इलाकों में पानी भर रहा है वहां स्कूलों को भी बंद किया जा चुका है। अब यहाँ समझिए कि जब भी कहीं बाढ़ आता है तो उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, यह पूरा जो पॉइंट है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसको 2 चीज़ों में हम लोग बाँट के पढ़ेंगे। यानी कि बाढ़ जो है ग्रामीण क्षेत्र में आ गया, पहले भी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, और बाढ़ जो है शहरी क्षेत्र में आएगा। देखिए, बाढ़ जब ग्रामीण क्षेत्र में आता है ना तो कृषि को सबसे पहले परेशान करता है, और यहाँ जब आएगा तो उद्योग को परेशान करेगा। ठीक है, सेवा सेक्टर को परेशान करेगा। तो इकोनॉमी की भाषा में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि बाढ़ जैसी आपदा, अब बाढ़ क्या है तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अब यह आपदा ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा तो जो कृषि का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि शहरों में आया है और मान लीजिए मेट्रो सिटी में आ गया तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, उद्योग का, विनिर्माण का और सेवा का, उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से इन चीजों को जोड़ करके थोड़ा आप इस मुद्दे को सोचेंगे तो और विस्तृत रूप से आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ इमारतों को तो नुकसान होगा ही, क्षतिग्रस्त और बाधित संचार टावर होंगे, बिजली की कनेक्टिविटी जो है वह खराब हो जाएगा, रोड, पुल, जल आपूर्ति, यहाँ पर सीवेज जो लाइन है, इन सबों पर प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित तौर पर शहरी अर्थव्यवस्था जो है उस पर पूरा प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, और जब यहाँ व्यापारिक गतिविधियों की बात करें और शहरों की बात करें तो एक सेक्टर के बारे में आप जरूर सोचिएगा, वह है एमएसएमई। लघु और मध्यम स्तर के जो व्यापार हैं उस पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। उन्हें इस बाढ़ के बाद संभलने के लिए अधिक समय की जरूरत होगी। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ें इस टॉपिक को तो इसके बारे में डिटेल से देख लीजिएगा कि बाढ़ का प्रभाव एमएसएमई सेक्टर पर क्या पड़ता है, बाढ़ का प्रभाव ग्रामीण सेक्टर पर और एग्रीकल्चर पर क्या पड़ेगा, बाढ़ का प्रभाव जो है शहरी क्षेत्र पर क्या पड़ेगा। ऐसे मुद्दों को बांट के पढ़िए ताकि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ये हो पाएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की चांसेस रहता है, जैसे कि हैजा होगा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया और कालरा जैसे जो बहुत तरह की बीमारियां हैं, खास करके मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वह उत्पन्न हो सकता है। और बाढ़ के बाद सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। निश्चित तौर पर कि जो हम सामान्य दैनिक चर्या करते रहते हैं वह कहीं न कहीं वो पूरा रूटीन ही हमारा खराब हो जाता है। घर से विस्थापन की समस्या आएगी निश्चित तौर पर। और यहाँ पर शहरों में जो स्लम एरिया है, मलिन बस्ती है ना, यहाँ पर आपका एक पूरा सेगमेंट है, वह है सोशल इशू का, पेपर 2 में। ये जीएस का पेपर 2 है आपका, तो उसमें सोशल इशू में स्लम बस्ती की चर्चा है, मलिन बस्ती की। और मलिन बस्ती दिल्ली की अगर बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे है। ठीक है, वहां पर स्लम एरिया में घर से विस्थापन होने की समस्या उत्पन्न होगी और आजीविका खोने की भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस सब का प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोगों पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सामाजिक खंड को जोड़ करके भी पढ़ने की आपकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो यूपीएससी कहीं से भी प्रश्न करे वह आपके रेंज में होगा। संभावित प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने हथनी कुंड बैराज की चर्चा किया था, 2-3 पॉइंट भी आपको बताया था कि क्या याद रखना है। ठीक है, उसी से संबंधित एक प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज किस स्थान पर स्थित है, यानी कि स्थान पूछा गया है। कभी कभी यूपीएससी क्या करेगी, मैप के द्वारा इसे पूछ सकती है। ठीक है, तो आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट में ये पड़ता है। अब इसमें 2-3 4 स्थान दिए गए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया है। कई बार यूपीएससी स्टेट के नाम से पूछ सकती है, तो यमुनानगर, सहारनपुर, देहरादून और सोलन, तो ये 4 जगह हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको जो सही जवाब लगे वह आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी पहलुओं पर हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।